हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं निकेत वधिया आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10 की मैथ में आज हम सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या कहलाता है स्टैटिस्टिक्स, आज हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले इसका इंट्रो पढ़ेंगे सांख्यिकी का कि आखिर में ये कहलाता क्या है। सांख्यिकी या इंग्लिश में बोले तो स्टैटिस्टिक्स, तो आखिर में ये कहलाता क्या है ना। इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो सांख्यिकी की परिभाषा अगर मैं जानूं देखूं तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या कहलाती है। तो गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण एवं उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। क्या बोला मैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रह, प्रदर्शन, वर्गीकरण एवं उसके गुणों का आकलन या उसका अध्ययन किया जाता है, तो वो सांख्यिकी कहलाता है। आप परिभाषा मत जाओ, अगर जो लिखनी है परिभाषा तो आप लिख लेना, जो भी मैंने बोला उसको रिपीट करके आप लिख लेना परिभाषा को। बट मैं अगर सिंपल फॉर्म में अगर समझूं तो क्या कहलाता है, तो आप देखो गणित की एक ही शाखा है, ठीक है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों से संबंधित जानकारी ज्ञात करते हैं, आंकड़ों से संबंधित जानकारी ज्ञात करते हैं या आंकड़ों का आकलन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। लिख लेना ये गणित की वह शाखा जिसमें हम आंकड़ों का आकलन करते हैं, आंकड़ों का आकलन या अध्ययन करते हैं, आंकड़ों का आकलन या आकलन और अध्ययन करते हैं। देखो ये पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखाया है कि गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का आकलन एवं अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। नहीं, इसको आप लिख मत देना पेपर में, ये गलत बताएगा। गलत नहीं पर नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, बहुत ही छोटी डिफिनेशन सी है। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बोला कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आंकड़ों से संबंधित जानकारी ज्ञात करते हैं या आंकड़ों का आकलन एवं उसका अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी कहलाता है। अब कैसे आंकड़े, किस प्रकार के आंकड़े, तो देखो किसी भी प्रकार के आंकड़े हो सकते हैं, है ना। किसी भी आप अगर जो ऑफिस में हो तो उस ऑफिस के जितने भी रिपोर्टिंग होगा उसके सारे आंकड़े, और या तो आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो स्कूल में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी इसी का सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, या एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स पास हुए, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, है ना। इन सब का आंकड़ा क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी के अंतर्गत ही उसको ज्ञात किया जाता है सभी का आंकड़ा, तो ये क्या कहलाता है, सांख्यिकी। उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो आगे क्या दिया है, तो आगे प्रेक्षणों, यदि प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं प्रेक्षण को, तो प्रेक्षण में मानता हूं कितना है, x1 x2 x3 डैश 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 दिए है, ठीक है। और बारंबारता, और बारंबारता को इंग्लिश से बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अगर जो मैं देखूं तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f1 f2 f3 डैश डैश डैश, है ना। ये कितने भी आगे हो सकते हैं। तो यदि ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी ये दी है, ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 और फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 ये दिया है, इसका मतलब है अर्थात
प्रेक्षण इतने, यहाँ पे लिख लेना यदि प्रेक्षण इतने की बारंबारता इतनी है, एक लाइन में आप लिख लेना, यदि प्रेक्षण x1 x2 x3 डैश 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 की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डैश 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 है, तो x1 f1 बार, x2 f2 बार, इसी प्रकार अन्य होंगे। देखो इसको समझो इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो यहां पे मैं लिख लेता हूं प्रेक्षण और यहां पे बारंबारता, तो प्रेक्षण हो गया, बारंबारता हो गया x1 x2 x3 और यहां पे f1 f2 f3, ठीक है। ये मैंने चार्ट बना लिया, अगर चार्ट के फॉर्म में लिखे तो ये चार्ट बन गया, ठीक। तो ये चार्ट अगर जो आ गया ये सेम लिखा है, ये जो चीज लिखा है वो वही चीज लिखा है, ठीक है। उसको चार्ट फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो लास्ट में क्या है कि f1 x1 f1 बार, x2 f2 बार और इसी प्रकार अन्य भी। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, मैंने इतना बड़ा लिखाया कि यदि प्रेक्षण इतना है, बारंबारता इतनी है, तो इसका मतलब ये है कि x1 f1 बार, x2 f2 बार है। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है, कुछ खास नहीं है, सीधा सा मतलब कि x1 अगर जो प्रेक्षण है, अगर जो मैं सीधे एग्जाम्पल मानता हूँ, किसका एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर जो मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 10th का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम में कुछ स्टूडेंट्स ने पाया होगा कितना x1 नंबर। अब x1 की जगह कितना भी हो सकता है, ठीक है। मैं मानता हूँ x1 नंबर किसी स्टूडेंट्स ने पाया, कुछ स्टूडेंट्स ने x2 नंबर पाया और कुछ स्टूडेंट्स ने x3 नंबर पाया। x1 की जगह अगर जो मैं आपको होशियार स्टूडेंट से समझता हूँ, तो आपने 50 में 47 पाया, 47 है ना, 50 में 48 पाया और 50 में 49 में 50 पाया, 50 में 50, ठीक है। तो 47 48 और 50, 47 48 और 50 और इनकी जगह क्या लिख दिया मैंने, x1 x2 और x3। इनकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू 47, x1 की जगह है 47, x2 की जगह है 48, और इसको मैं 50 मान लेता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मान रहे हैं। तो x1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, x2 48 पे आ गया और 50 आ गए, x3 आ गए, ये प्रेक्षण कहला गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने 47 नंबर पाए, कुछ स्टूडेंट्स ने 48 नंबर पाया, कुछ स्टूडेंट्स ने 50 नंबर पाए। पर क्या सिर्फ एक स्टूडेंट ने 47 पाया या 2 स्टूडेंट्स ने पाया या 3 स्टूडेंट्स ने पाया? तो उसके लिए हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अगर जो 3 स्टूडेंट्स ने 47 पाया, कितने स्टूडेंट्स ने, 3 स्टूडेंट्स ने, तो यह f1 हो गया, f1 इज इक्वल टू 3, f2 तो 48 कितने स्टूडेंट्स ने पाया? अगर जो मैं एक की बात करूं या 2, अगर जो 48 पाए और f3 कितना हो जाएगा, एक ही स्टूडेंट्स है जो 50 नंबर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 47, x2 इज इक्वल टू 48 और x3 की जगह क्या 50, f1 की जगह 3, f2 की जगह 2 और f3 की जगह भी 2 अगर 1 कर लो, इसको 4 कर लेना, कुछ डिफरेंट दिखेगा, 1 2 3 4 बराबर दिख रहा है ना। तो देखो आपको सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रेक्षण और बारंबारता कहने का मतलब क्या है इसका। तो x1 है अगर जो, तो अगर ये समझ में आ गया ना, ये समझ लो पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं इसमें, ठीक है। सांख्यिकी में सिर्फ यही समझ में नहीं आता, हम शुरू से लास्ट तक पढ़ लेते हैं, है ना, एग्जाम भी हो जाता है, अच्छे नंबर भी पा जाते हैं, अच्छे नंबर ज्ञान हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, रट्टा मार के भी नंबर पा सकते हैं 10th तक। तो देखिए अगर जो नंबर भी आ जाएंगे कोई मतलब नहीं, अगर सांख्यिकी बनेगा नहीं तो, ठीक है। इसीलिए इसको ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ प्रेक्षण x1 x2 x3,
इनकी वैल्यू अगर मैं मान लूँ 47, 48 और 50 है, इनको मैनेज कर दूंगा अभी नंबर से, ठीक है। बारंबारता है F1, F2, F3। F1 का मतलब 3, F2 का मतलब 4 और F3 का मतलब 1। एग्जाम्पल समझो। तो 47 पाए 3 स्टूडेंट्स दिए, 3 स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए। F2 पाए 2 स्टूडेंट्स दिए, 4 स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 4 स्टूडेंट्स लिख दिए। X3 या 50 नंबर पाए 1 स्टूडेंट्स, मैंने 1 स्टूडेंट्स लिख दिया। अब देखो आगे इसमें क्या लिखा है। तो x1 F1 बार, x2 F2 बार और इस प्रकार अन्य भी होंगे। x1 F1 बार 47 कितनी बार आए, 3 स्टूडेंट्स पाए ना, 3 बार। x2 F2 बार मतलब 48 कितने स्टूडेंट्स पाए, 4, मतलब 4 बार F2 आया तो 4 बार हो गया। x3 F3 बार, तो x3 मतलब 50 कितने स्टूडेंट्स ने पाया, 1 स्टूडेंट्स ने, मतलब 1 बार हो गया। तो यही तो बता रहा था ना कि x1 F1 बार, x2 F2 बार और इस प्रकार अन्य होंगे। ठीक, आप एक बार सीधा समझो, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए बहुत ही इजी है ये सब, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बस अगर जो आपको ये समझ में आ गया ना, जो मैं अभी मैंने समझाया, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है इससे। ये कोई भी टफ नहीं इसमें, है ना। अगर जो मैं एग्जाम फिर से एग्जांपल समझो, अभी मैंने नंबर्स बताए, अभी x1 और f वाले समझो। एग्जाम में x1 स्टूडेंट्स ने नंबर पाया, x2 नंबर पाए और x3 नंबर पाए। कितने स्टूडेंट्स ने x1 नंबर पाया, f1 स्टूडेंट्स ने, f1 स्टूडेंट्स ने x1 नंबर पाया, f2 स्टूडेंट्स ने x2 नंबर पाया और f3 स्टूडेंट्स ने x3 नंबर पाए। तो इसका मतलब ये है कि x1 नंबर, ये वाली ये सिंपल से वही लिखा नीचे चीज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, रिपीट करके वीडियो को, या तो आगे देखेंगे तो आगे तो समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन में सारा कुछ समझ में आने वाला है ना। थोड़ा भी अगर समझ में आ गया 5-10% भी तो बहुत होता है ना। तो 5-10% समझ में तो आ ही गया होगा, है ना। आगे देखते हैं इसका। इसमें क्या है, सांख्यिकी में क्या क्या होता है, माध्य होता है। सांख्यिकी में हम माध्य फाइंड करते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्यिका, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। अगला आता है बहुलक। तो बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। तो सांख्यिकी में क्या क्या हुए, मीन हुआ, मीडियन हुआ और मोड हुआ। सबसे पहले हम माध्य देखेंगे, उसका बाद माध्य का फिर बहुलक का नंबर आएगा। तो माध्य, अब माध्य क्या कहलाएगा, है ना, माध्य क्या कहलाएगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। माध्य, देखिए माध्य फाइंड करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधा सा फॉर्मूला लिख लेना। माध्य बराबर प्रेक्षण के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना। तो प्रेक्षण के मानों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये क्या कहलाता है, मीन इज इक्वल टू कहलाएगा, है ना। अगर जो मैं इंग्लिश में इसको लिखूं तो इंग्लिश में क्या कहलाएगा,
देखो अगर मैं इंग्लिश में अगर लिखूँ मीन का मतलब, मीन के अगर जो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूले फॉर्म में अगर मैं लिखूँ, देखो आगे पीछे हो सकते हैं वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं उसका। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू है ना, मतलब कि ऑब्जर्वेशन वैल्यू या प्रेक्षण मानों के योग, प्रेक्षण मानों का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, प्रेक्षणों की संख्या, ये हो जाएगा। ठीक, आगे इसको आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो इसके लिए ना एक चीज और देख लो पहले, फिर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन में बढ़ने के आगे पहले क्या है, प्रेक्षण के मानों की संख्या, मानों का योग। तो प्रेक्षण के मान अगर जो मैं पिछले वाले को देखूं तो ये दिया था प्रेक्षण और बारंबारता या फ्रीक्वेंसी में एफ सीधे लिख लेता हूं, आप लिख लेना वहां पे फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, ठीक है। तो ये है x1 x2 x3 और डैश डैश डैश, यहाँ पे दिया है f1 f2 f3 और डैश 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 दिया। तो अगर जो मैं प्रेक्षण के मानों की बात करूं, देखो x1 है f1 बार, x2 है f2 बार, f3 है f3 बार। अगर मैं इसको टोटल ऐड करना चाहूं तो ऐड किस तरह से करूंगा, इसमें अगर जो मैं इसको x मान लेते हैं प्रेक्षण को, यहां से खींचो लाइन और एक और बॉक्स बनाते हैं। तो यक्स फाइंड करेंगे। तो यक्स मतलब कि x1 f1 या f1 x1, f1 x1 f2 x2 f3 x3 और डैश डैश डैश। देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि इसको अगर मैं ऐड करूंगा, कैसे, प्रेक्षण के कुल मान, हमको प्रेक्षण के कुल मान पता करते हैं ना, प्रेक्षण के मानों की संख्या, प्रेक्षण के मानों का योग। तो प्रेक्षण कितना हुआ, x1 पाया f1 स्टूडेंट्स ने, तो टोटल कितने नंबर पाए, f1 x1 है ना। अगर जो 47 नंबर पाए 3 स्टूडेंट्स ने, तो टोटल कितने नंबर पाए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 21 और 3 4 12, तो कितना आ गया, 141 आ गया, ठीक है। हाँ 141 आएगा। तो 141 टोटल नंबर आ गया ना, तो यहाँ पे 141 नहीं आएगा। इनको फिर सीधा ऐड करेंगे, लास्ट में सबका सम निकाल देंगे, लास्ट में इसका ऐड करेंगे, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालेंगे इसका, अगर जब मैं माध्य की बात करूं तो माध्य को यक्स, माध्य या मीन, इसको यक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे, बार यक्स है ना, ये यक्स बार। तो इसको कैसे करेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस डैश डैश डैश, अपॉन में अगर करूं तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डैश 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 आएगा। देखो माध्य माध्य अगर इसका फाइंड करूं तो माध्य कैसे आएगा, f1 x1 f2 x2 f2 x3, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद सीधा इसको ऐड करके रख देंगे, सीधा सा आप इतना समझो बस हो गया। आपको आगे कुछ भी नहीं करना, बस ये इन दोनों को ऐड करके इसको ऐड कर दो, बस हो गया, फॉर्मूले के रूप में ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। x बार अगर जो मैं इसको क्या करूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यहां पे लिखिएगा, तो सिग्मा रूप में लिखेंगे। तो सिग्मा रूप में या x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fn या fi, इसको भी लिख लो। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, किसका, माध्य फाइंड करने का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला ये कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखो एक बार फिर से, आपको ज्यादा कुछ, देखिए जितना भी मैंने बताया ना, ये सब पूरा का पूरा इंट्रो है सांख्यिकी का, ये सिर्फ इंट्रो है।
ये बहुत ही टफ होता है समझना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से इसको बताया है। ठीक है, इजी नहीं होता, ये बहुत ही टफ होता है। अगर जो आपको ये समझ में आ गया ना तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यक्स है, x1 x2 x3 आगे भी दिया है, यफ दिया है f1 f2 f3 और भी दिया है। fx हम फाइंड करेंगे तो f1 x1 f2 x2 f3 x3 ये आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। अगर जब मैं माध्य की बात करूंगा तो माध्य का मतलब होता है, इसका कहलाता है, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, लास्ट लाइन में मैंने फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था? प्रेक्षणों के कुल मानों का योग, प्रेक्षणों के कुल मानों का योग है प्रेक्षणों के मानों का योग। तो प्रेक्षण के मानों का योग है, तो प्रेक्षण कितना हुआ? यक्स हुआ। टोटल मान ये नहीं कहलाएगा ना, तो ये कहलाएगा टोटल मान। टोटल मान इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएगा, है ना, तो टोटल मान ये कहला गया। प्रेक्षण का मान, एक प्रेक्षण का मान ये आ गया, दूसरे प्रेक्षण का मान ये आ गया, तीसरे प्रेक्षण का मान ये आ गया। इन सभी का योग क्या कहलाएगा? इन सभी का योग कह दिया मैंने, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो ये कुल प्रेक्षण, f1 प्रेक्षण हुआ, f2 प्रेक्षण हुआ, f3 प्रेक्षण हुआ, तो कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों के कुल मानों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो यक्स बार इसको डिनोट करते हैं माध्य मीन को, किससे? यक्स बार से। यक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। अब ये सिग्मा क्या है? सभी का योग है, सिग्मा सभी का योग है, जोड़ के लाता है ना, इसको जोड़ना कहते हैं, या इसको समेशन या सम कहलाता है। ठीक है, सिग्मा सम कहलाता है सभी का। तो मैंने सिग्मा रख दिया इन सभी की जगह आई और यक्स आई, सिग्मा यफ आई, उसको इतना सिंपल से मैंने लिख दिया। तो ये इसका फॉर्मूला कहला गया। फॉर्मूला सिंपल सा, इसमें लिमिट लगाना हो तो लगा लो, बट कोई दिक्कत नहीं, ना भी लगाओगे चलेगा। तो यक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा यफ आई यक्स आई सिग्मा यफ आई, इतना कहला जाएगा। ठीक, तो देखिए इस क्लास को आपने ले लिया होगा, तो आपको कैसा लगा ये मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की क्लास में आगे से मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, माध्य के ऊपर क्वेश्चंस है। अगर जो आपके समझ में नहीं आया है एक बार फिर से देख लेना, तब भी समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसकी। इसको समझना थोड़ा टफ होता है ना, इतना ईजी नहीं होता इसको समझना, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, इतना आसान नहीं है। ठीक, इसीलिए इससे कम क्वेश्चन बनते हैं, 4-5 क्वेश्चन। अगर आपने अच्छे से इंपॉर्टेंट टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए ना, 10 to 12 क्वेश्चन कर लिए, कौन कौन से कर लिए मैं वो भी बताऊंगा, तो आपका 10th में इनमें से क्वेश्चन फंस ही जाएगा, 100% फंस जाएगा, 200%। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए, मतलब इतना फिक्स ही क्वेश्चन रहते हैं इसीलिए, है ना। तो चलिए इसके देखिएगा, इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।